हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 9th चैप्टर 4 क्लाइमेट। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्लाइमेट, इसके अलावा वेदर देखेंगे। इससे रिगार्डिंग हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सीजन्स कितने हैं और सीजन्स के इम्पैक्ट क्या रहते हैं, मॉनसून विंड्स क्या है, और इन सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज के क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। Download Rakotba Education app from Google Play Store now. फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस समझते हैं। यहाँ पर क्लाइमेट किसको कहते हैं? क्लाइमेट देखिए क्या होता है कि एवरेज वेदर कंडीशन होता है किसी भी प्लेस का, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। एवरेज वेदर कंडीशंस का मतलब कि वो चेंज नहीं होगा, या अगर कोई चेंजेस है तो वो आपको काफी दिनों के बाद होगा सेम कंडीशन में। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान की बात करते तो राजस्थान में गर्मी है, समर सीजन में तो कंटिन्यू गर्मी है और सेम टाइप का टेम्परेचर रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से समर टाइम में अचानक 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। एक चीज क्लियर है कि वहां पर गर्मी रहेगी, 45 से 40 डिग्री 50 डिग्री के आसपास वहां टेम्परेचर रहेगी। तो इसको हम क्या करेंगे? क्लाइमेट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यही बात मासेन राम की करते तो मासेन राम में पूरे ईयर रेनफॉल होती है, दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, तो रेनफॉल वहां पर कंटिन्यू होती है। अब ऐसा कोई मंथ नहीं आएगा कि 4 महीने या 5 महीने तक मासेन राम में रेनफॉल ना हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मासेन राम में कंटिन्यू रेनफॉल हो रहे हैं। अगर हम लद्दाख की बात करते तो वहां पर रेनफॉल होती ही नहीं है। अगर हम राजस्थान की बात करते तो वहां पर गर्मी ज्यादा है। अगर हम केरला की बात करते हैं तो वहां पर सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण वहां पर टेम्परेचर इक्वल रहता है। तो ये जो अलग अलग रीजन्स की हम लोग बात किए हैं, ये किस चीज को शो कर रहा है? उसके क्लाइमेट को शो कर रहा है, एवरेज वेदर कंडीशन को शो कर रहा है। अचानक ये चेंज नहीं होते हैं। और सेकेंड पॉइंट है कि कब चेंज होंगे। अगर हम चेंज होने की बात करते हैं कि चेंज कितने दिन में होते हैं क्लाइमेट, तो इसको चेंज होने में 30 to 40 ईयर्स लग जाते हैं। माइंड में इस चीज को लॉक कर लोगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 to 40 ईयर्स क्लाइमेट को चेंज होना। और एक क्या होता है? एवरेज वेदर कंडीशन होता है किसी भी प्लेस का। ठीक है, और यही अगर हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि वेदर किसको बोलते हैं, तो वेदर डे टू डे चेंजेस होता है। डे टू डे चेंजेस का मतलब क्या हुआ कि एक दिन में आपको अभी जैसे मॉर्निंग में मान लो कि प्लीजेंट विंड चल रही है, अचानक दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। और इवनिंग की टाइम की अगर बात करें तो इवनिंग की टाइम बहुत रेनफॉल हो जाएंगी और नाइट काफी प्लीजेंट हो जाएगी। तो एक दिन में इतनी फेनोमेना चेंज हुई। पहले तो प्लीजेंट मॉर्निंग स्टार्ट होता है, फिर गर्मी होती है पूरे दिन में, फिर शाम में रेनफॉल हो जाते हैं, रात फिर प्लीजेंट होती है। तो एक दिन में इतनी सारी चेंजेस हो रही है, तो इसको हम वेदर बोलेंगे। वेदर का मतलब होता है डे टू डे चेंजेस। लेकिन अगर इसी को कंपेयर करते हैं, कंपेरेटिवली जो है क्लाइमेट काफी दिन लग जाते हैं उसको चेंज होने में। और क्लाइमेट जो होता है एवरेज वेदर कंडीशन होता है, यानी कि फिक्स ड्यूरेशन में फिक्स्ड वेदर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब समर टाइम में कहीं विंटर नहीं होगा, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। और क्लाइमेट कितने ईयर्स में चेंज होता है? 30 to 40 ईयर्स में चेंज होता है। द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम सच दैट टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। अच्छा, ये जो वेदर चेंज होता है या क्लाइमेट चेंज होता है, तो इसके लिए जो फैक्टर्स है जिसके कारण ये चेंज होते हैं वो दोनों सेम है। वेदर के चेंज के लिए या क्लाइमेट के चेंज के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, विंड की रिक्वायरमेंट रहती है, ह्यूमिडिटी की, प्रेसिपिटेशन की, दोनों के लिए चीजें रिक्वायर्ड है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इनको चेंज होने के लिए या किस बेसिस पे चेंज होते हैं, तो दोनों का सेम फैक्टर, एक का याद कीजिए और दोनों का पाइए। वो नहीं होता है बाय वन गेट वन, उस टाइप का। On the basis of the monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer and rainy. अगर हम मंथली वेदर कंडीशंस की बात करते हैं कि अगर मेन कितनी सीजन है, मेन सीजन 3 है, समर, रेनी और विंटर, ऑटम और स्प्रिंग, ये तो सब सीजन हो गए। तो बोल रहे हैं कि कुछ मंथ तक सेम टेम्परेचर, जैसे समर में गर्मी रहेगी, विंटर में ठंड रहेगी, रेनी में रेनफॉल होगी। तो विंटर, समर और रेनी जो है ये 3 मेजर आपके सीजन है। क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंसेस क्या होता है, ये हम लोग देखे।
और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं क्लाइमेट के लिए और वेदर के लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस किया। सीजन कौन है, तो मेन सीजन विंटर और समर और रेनी है। इसके अलावा सब सीजन की बात करेंगे तो ऑटम और स्प्रिंग है। इस पेज में हम लोग ये देखें, ठीक है। अच्छा, कुछ इमेज के थ्रू आपको बताया, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। देखो, टेम्परेचर अचानक इंक्रीज कर गया तो बहुत सारे, जैसे फॉरेस्ट फायर होता है, इससे एक क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होने के कारण होता है। या ड्रॉट, सूखा जो होता है वेदर चेंज होने के कारण नहीं, ड्रॉट यानी कहीं पे रेनफॉल नहीं होना। और देखिए सॉइल के बीच में इतने गैप्स, क्रैक्स हो जाना, तो ये किस चीज के कारण होता है, क्लाइमेटिक चेंज के कारण होता है। या साइक्लोन्स की अगर बात करते हैं तो साइक्लोन्स भी, साइक्लोन किसी पर्टिकुलर रीजन में आना, ये भी क्लाइमेटिक चेंज के कारण ही होता है। तो क्लाइमेट से रिलेट करता है, ठीक है। चाहे हम फॉरेस्ट फायर की बात करें, चाहे ड्रॉट की बात करें, चाहे साइक्लोन की बात करें। और अगर हम लोग यहीं पर डिस्कस करते हैं कि वेदर किसको बोलते हैं, तो देखिए इस इमेज के थ्रू दिखाया गया है कि सनी डे है, फिर क्लाउडी डे रहता है, फिर रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, फिर विंडी डे होता है, अचानक फिर ठंड हो जाती है। तो एक ही दिन में इतने सडन चेंजेस होते हैं और एक दिन में इतने चेंजेस को वेदर बोलते हैं। जैसे कुछ इमेज की सनलाइट है, सनी डे है, फिर आपकी क्लाउडी डे होता है, फिर उसके बाद प्लीजेंट रेनफॉल हो जाते हैं, फिर नाइट प्लीजेंट हो जाती है। तो ये किस चीज को शो करता है, ये वेदर को शो करता है। वेदर और क्लाइमेट के बीच में मेन डिफरेंसेस है। देखो आप, क्लाइमेट कंट्रोल्स की, क्लाइमेट कैसे कंट्रोल्स होगा या क्लाइमेट के लिए कौन कौन सा फैक्टर्स होता है, उस फैक्टर्स में से जो पहला फैक्टर था लैटिट्यूड था। द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, और पहला फैक्टर जो है वो आपका लैटिट्यूड है। सबसे पहली बात, लैटिट्यूड कहते किसको है, तो यहाँ पर इमेज बना हुआ है, एक बार फिर से हम लोग रफली बना लेते हैं। ये अर्थ हो गई और ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइन रन करती है उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड किस चीज के लिए यूज होता है, डिस्टेंस के लिए यूज होता है, माइंड में लॉक कर लीजिएगा। तो अगर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये इक्वेटर हो गया जहां पर 0 डिग्री एंगल होता है, और यहां पर देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये जो एरिया है, जैसा ये डायग्राम में मैंने मार्क कर रखा है, इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन को, टॉरिड जोन इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल जोन। और ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन की स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है बहुत ज्यादा रहता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इवेपोरेशन वाला जो वर्क है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण क्लाउड फॉर्म होते हैं और प्रेसिपिटेशन होता है। इस यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन है जैसे अफ्रीका हो गया या यहाँ पर साउथ अमेरिका हो गया, तो इस रीजन में पर डे 4 o'clock के आसपास रेनफॉल होती है। ये डेली के इनके क्या है, वेदर कंडीशन है। तो अगर हम टॉरिड जोन की बात करें तो टॉरिड जोन क्या होता है, गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। किसी भी जगह क्लाइमेट जो है वो लैटिट्यूडनल लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर वो टॉरिड जोन में तो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। अगर वो टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन के बीच में है तो यहाँ पर क्लाइमेट प्लीजेंट रहेगा। ठीक है, प्लीजेंट मतलब कि नहीं बहुत ज्यादा गर्मी, नहीं बहुत ज्यादा ठंड। जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल के बीच में रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ टेम्परेट जोन होगा और ये भी प्लीजेंट रीजन होगा। अंटार्कटिक सर्कल की बात करते हैं, अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के अगर हम फ्रीजिड जोन पोल तक की बात करते हैं तो फ्रीजिड जोन हो जाता है। जनरली इस जोन में क्या रहता है, स्नो ही स्नो रहता है। ठीक है, इस जोन में क्या रहेगा, स्नो ही स्नो रहता है, बस बर्फ ही बर्फ रहता है, फ्रीजिड जोन हो जाता है। फ्रीजिड जोन और टेम्परेट जोन, ठीक है, टॉरिड जोन के बीच में टेम्परेट जोन आता है। तो इस तरह के जोन जो है वो किस चीज को डिफाइन करते हैं, वहां के क्लाइमेट को डिफाइन करेंगे। जैसे अगर लैटिट्यूडनल वैल्यू आपका 90 डिग्री के पास में है तो वहां पर कोल्ड रहेगा, और इक्वेटर के पास में है तो वहां पर हॉटनेस रहेगा। इसके पीछे जो फैक्टर्स है, सनलाइट डायरेक्टली फॉल होता है इक्वेटर पे, लेकिन जैसे ही इक्वेटर से दूर जाते हैं तो सनलाइट स्लैंटली यानी स्लैंटेड फॉल होता है, और स्लैंटेड फॉल होने के कारण उसमें गर्मी उतनी नहीं रहती है। आपने शायद पढ़ रखा होगा इसके बारे में कि कुछ रीजन है, स्पेशली नॉर्वे, कि यहाँ पर 6 मंथ का डेज होता है और 6 मंथ की नाइट होती है। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब सनलाइट यहाँ पर पहुंच नहीं पाता है पार्टिकुलर फिक्स ड्यूरेशन में। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं या क्लाइमेट किसी प्लेस का कौन डिसाइड करता है, तो लैटिट्यूड डिसाइड करता है कि आप किस जोन में, आप कहां पर हैं। अगर आप टॉरिड जोन में तो गर्मी रिसीव कीजिएगा, फ्रीजिड जोन में तो ठंड रिसीव कीजिएगा, और अगर टेम्परेट जोन में तो प्लीजेंट क्लाइमेट रहेगा।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। The amount of solar energy received varies according to the latitude due to the curvature of the earth। अर्थ के कर्वेचर, या अगर हम सोलर एनर्जी की रिसीविंग की बात करेंगे कि कहां पे हम ज्यादा रिसीव करते हैं, कहां पे कम रिसीव करते हैं, तो इक्वेटर के पास ज्यादा रिसीव करते हैं, जबकि पोल की तरफ बढ़ते हैं तो सनलाइट कम अपीयर होता है। जो सेकंड फैक्टर है वो एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड के बाद जो सेकंड फैक्टर है एल्टीट्यूड है, जो आप डिफाइन करता है क्लाइमेट को। लैटिट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं इस चीज को समझते हैं हम लोग। पहले एल्टीट्यूड जो होता है, एल्टीट्यूड कहते किसको है, तो हाइट फ्रॉम सी लेवल। सी लेवल से जितनी हाइट होगी वो एल्टीट्यूड कहलाता है। इसके पीछे एक फॉर्मूला राइज करता है, और वो फॉर्मूला की 160 मीटर अगर आपकी हाइट इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब कि आपकी टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर रही है। माइंड में थोड़ा लॉक कीजिएगा आप। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के जो हाई एल्टीट्यूडनल रीजन है वहां पर टेम्परेचर कम रहता है। एग्जांपल के लिए हम कंचनजंगा को ले सकते हैं, माउंट एवरेस्ट को ले सकते हैं, जिसकी हाइट 9 किलोमीटर के आसपास से अप्रोक्सीमेट 8850 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर। तो इतनी ज्यादा एल्टीट्यूडनल वैल्यू होने का मतलब कि वहां पर ठंड रहेगी। तो लैटिट्यूड के साथ एल्टीट्यूड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। हाइट फ्रॉम सी जो फैक्टर्स होता है, जितना हाइट पर रहिएगा उतना ठंड रहेगी, जितना मतलब जहां पर आपका एल्टीट्यूडनल वैल्यू कम होगा वहां पर हॉटनेस रहेगी, गर्म रहेगा। तो लैटिट्यूड के बाद एल्टीट्यूड इज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर क्रिएटिंग अ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एनी रीजन। The atmosphere become less dense and temperature decreases when we go to higher। एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेस डेंस होता है। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर डेंस कहां होता है, अर्थ सरफेस पे। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं लेस डेंस हो जाता है। हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दिस इज द रीजन व्हाई हिल्स आर कूलर ड्यूरिंग समर। जैसे कि हिल स्टेशन जो होते हैं कूलर होते हैं, क्योंकि वहां पर एल्टीट्यूडनल वैल्यू ज्यादा है। कारण क्या एल्टीट्यूडनल वैल्यू ज्यादा होने से कूलर होने का, इसका एक रीजन है कि वहां पर जो विंड की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, लेस डेंस होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर वहां पर क्या होता है, लेस डेंस होता है देन टू लोअर सरफेस। तो इसलिए एल्टीट्यूड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी प्लेस के क्लाइमेट को फाइंड आउट करने का। यहां पर चर्चा चली प्रेशर एंड विंड सिस्टम। एक बात माइंड में लॉक कर लो, ये विंड कैसे मूव करते हैं। विंड के मूवमेंट का मेन फैक्टर जो है वो है लो प्रेशर हाई प्रेशर। आपने पढ़ रखा है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, थोड़ा सा इसी पे चर्चा कर ले तो उसके बाद ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे लैंड की स्पेशलिटी क्या होती है कि जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। डे के टाइम में जब लैंड गर्म हो जाता है तो यहाँ की एयर जो है ऊपर अपलिफ्ट हो जाती है, ऊपर चली जाती है इवेपोरेट होकर के। यहां पर क्या हो जाता है कि गैप बच जाता है, खाली जगह बच जाता है। जो हवाएं गर्म होकर के ऊपर चली गई है वहां पर वैकेंट स्पेस बच जाता है, और उस वैकेंट स्पेस से लो प्रेशर जनरेट होता है। और सेम एक कोस्टल रीजन की मैं बात करूं और वहीं पर समुद्र है, सी है, वहां पर हाई प्रेशर रहता है क्योंकि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है। तो मूवमेंट जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है ऑलवेज। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, जैसे आप देखो यहां पर क्या, यहां पर लो प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है, तो मूवमेंट यहां पर हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है, तो मूवमेंट इधर हो रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमेशा मूवमेंट होगा। ठीक है, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एल्टीट्यूड ऑन द प्लेस। किस चीज पे, तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, जैसे प्रीवियस टॉपिक में वो देखे। इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, क्योंकि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड जो होता है वो टेम्परेचर और जो आपके रेनफॉल पैटर्न है उसको डिस्टर्ब करता है, उस पे डिपेंड होता है। मेजर हॉट डेजर्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जैसे एक चीज, हम किसी भी हॉट डेजर्ट की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन 20 to 30 डिग्री आपकी रहती है, और ये कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में रहते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, हम लोग इसको माइंड में रखेंगे। यहां पर है हाई प्रेशर, यहां पर है लो प्रेशर, तो यहां मूवमेंट हो रहा है हाई प्रेशर लो प्रेशर मूवमेंट इधर हो रहा है।
ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर तो मूवमेंट इधर हो रहा है। इस पैटर्न को आप समझ लीजिए कि ऑलवेज जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। एल्टीट्यूड लैटिट्यूड की चर्चा कर ले। सेकंड जो है डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी से अगर ज्यादा दूर है तो आप एक्सट्रीम क्लाइमेट रिसीव कीजिएगा, जहां पर आप गर्मी भी ज्यादा रहेगी और ठंड भी ज्यादा रहेगी। एग्जांपल के लिए दिल्ली को लेते हैं, दिल्ली जो है समर सीजन में भी गर्मी ज्यादा रहती है और वहां पर विंटर की बात करें तो ठंड ज्यादा रहती है देन टू अदर स्टेट। उन स्टेट से कंपेयर करेंगे जो सी के किनारे हैं, क्योंकि सी के किनारे जो भी स्टेट है जो भी रीजन है वहां पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जबकि सी से डिस्टेंस बढ़ने का मतलब वहां पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज नहीं पहुंच पाता है। सो वो रीजन जो है वो ज्यादा हॉटनेस और ज्यादा कोल्डनेस रिसीव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। द सी exert a moderating influence on the climate, सी जो है moderating influence डालता है क्लाइमेट पे। as the distance from the sea increases its moderating influence decreases and people experiences extreme weather condition। क्लियर सा लाइन जो आपको अभी समझाया कि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा सी से, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस कम होगा, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस अगर कम होगा तो आप एक्सट्रीम क्लाइमेट रिसीव कीजिएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटली सच दैट वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। और वो रीजन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा समर में गर्म हो जाता है और बहुत ज्यादा समर में विंटर में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है वहां पर। जैसे सी exert a moderating influence on climate if the place is located away from the sea, then the moderating influence of the sea decreases। सी से अगर ज्यादा दूर है तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज हो जाता है। और दिल्ली की लोकेशन की बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से दूर है, और दूर है तो वहां पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, कम रहता है, नहीं के बराबर रहता है, और इसलिए एक्सट्रीम क्लाइमेट रिसीव करता है। ओशियन करंट। अच्छा, ओशियन करंट का मतलब क्या होता है, पढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं हम लोग। ओशियन करंट का मतलब होता है वाटर का मूवमेंट, और थोड़ा सा वाटर का मूवमेंट, बल्क में वाटर का मूवमेंट। मतलब एक ओशियन करंट का मतलब होता है एक पैटर्न में अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है तब हम उसको ओशियन करंट्स बोलेंगे। और इसका एक फिक्स डायरेक्शन रहेगा, ए पीरियोडिकली रहेगा, इसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ये रिपीट करेगा अपने आप को। ओशियन करंट्स होता है वो। और ओशियन करंट जो होता है वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ मूव करता है। ओशियन करंट्स along with onshore winds affect the climate of the coastal areas। ये अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, कोस्टल एरियाज की जो क्लाइमेट होता है उसको। फॉर एग्जांपल एनी कोस्टल एरियाज विथ वार्म और कोल्ड करंट्स फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म और कोल्ड इट बरकी इफ द विंड्स आर ऑनशोर टेक्स। अब यहां देखो, अब यहां पर होता क्या है कि जहां पे गर्मी ज्यादा रहती है, ठीक है, तो उस रीजन में हॉट क्लाइमेट होता है, हॉट करंट होता है, और जो जहां पे गर्मी कम रहती है वहां पे कोल्ड करंट होता है। ठीक है, हॉटनेस और कोल्डनेस से उसके करंट्स को आइडेंटिफाई करता है। करंट्स का मतलब, ओशियन करंट्स का मतलब एक पैटर्न में ओशियनिक वाटर का मूवमेंट। रिलीफ फीचर का मतलब क्या होता है, रिलीफ फीचर मतलब जो बचाने वाले फैक्टर्स है उसकी बात मैं कर रहा हूं। और रिलीफ फीचर में कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, सी माउंट है, वोल्केनिक आइलैंड है, एब्सल सेल है, और सबमरीन कैनियन है। मतलब वो नेचुरल फैक्टर्स जो आपको डिफरेंट क्लाइमेटिक या जो भी आपके नेचुरल फैक्टर्स है जिसके कारण आपको हार्म पहुंचेगा उससे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। रिलीफ प्लेस अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ए रिलीफ फीचर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में। हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर्स टू कोल्ड और हॉट विंड्स। हाई माउंटेन क्या होता है, बैरियर्स होता है, चाहे वो कोल्ड विंड हो चाहे हॉट विंड हो। और आपको पता है कि इंडिया के नदर्न साइड में दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है हिमालय, और उसके पास बहुत सारे रेंजेस है जो कोल्ड विंड या हॉट विंड को रोकती है। प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ मॉइस्चर विच फॉल ऑन द अर्थ, इट इंक्लूड्स रेन, स्नो, हिल एंड स्लिट। पूरा कि रेन, स्नो, हिल और स्लिट के रूप में फॉल होता है प्रेसिपिटेशन।
फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, बोला कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। उसमें से फर्स्ट जो है लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का मतलब होता है कि जो लाइन इक्वेटर के पैरेलल रन करते हैं, और लैटिट्यूड इक्वेटर के अगर पास में है तो वहां पर सनलाइट डायरेक्ट फॉल होगा, डायरेक्ट फॉल होगा तो गर्मी ज्यादा रहेगी, क्लाइमेट क्या रहेगा, हॉट रहेगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, रन ऑफ कच्छ 8 स्टेट से पास करता है। आपको बता चुके हैं चैप्टर 1 में, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। ये पास करता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो बाउंड्री लाइन होता है टॉरिड जोन का। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो भी साउथ में स्टेट्स है वो टॉरिड जोन है, गर्मी वहां पर ज्यादा रहेगी। इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट, गुजरात से रन ऑफ कच्छ, गुजरात से मिजोरम तक ये रन करता है। इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टराइज्ड ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। तो जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में रीजन लाइज करेगा वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाएगा, और जो इसके नॉर्थ में लाइज करेगा वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। सब ट्रॉपिकल का मतलब, सब ट्रॉपिकल का मतलब एक चीज समझ लो आप, जैसे अर्थ हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला कुछ भाग जो नजदीक है इसके, ठीक है, इस सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाएगा। इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टराइज्ड ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। तो इंडिया के क्लाइमेट को हम ट्रॉपिकल भी बोलते हैं और साथ ही साथ सब ट्रॉपिकल भी बोलते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब वही हाइट फ्रॉम सी लेवल, उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। इंडिया हैज माउंटेन टू द नॉर्थ एंड आल्सो हैज अ वास्ट कोस्टल एरियाज वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर। मैक्सिमम एलिवेशन कितना है, 30 मीटर। Owing to the mountains, the subcontinent experiences comparatively milder winter as compared to the Central Asia। बोला कि सब कॉन्टिनेंट जो होता है वो विंटर क्या करता है, विंटर कुछ कम रिसीव करता है जो ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन है। इसके पीछे वहां का ठीक से नजदीक सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें हो जाती है। नॉर्थ में जो माउंटेन है वो हमको कोल्ड विंड से बचाता है, जो एशिया से आने वाली कोल्ड विंड से उससे बचाता है। देखिए प्रेशर विंड्स काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हो जाता है। द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है इंडिया का, वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू वो गवर्न होता है। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, इससे होता है। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा इसको इमेज के थ्रू देखते हैं। जैसे ये देखो, वार्म एयर राइजेस, लो प्रेशर लेफ्ट बिहाइंड। अगर कोई लैंड सरफेस है, सनलाइट पड़ती है तो लैंड की प्रॉपर्टी होती है गर्मी ज्यादा होगी, तो एयर जो यहाँ करेंगे वो वार्म होकर के ऊपर उठ जाएंगे और यहाँ पर वैकेंट स्पेस बच जाएगा, और ये वैकेंट स्पेस जो है लो प्रेशर जनरेट करता है। और सेकंड बात करेंगे हम लोग, अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन कैसे होता है, जब वर्टिकली मूव करते हैं, जब एयर क्या करता है, वर्टिकली मूव करता है तो अपर एयर सर्कुलेशन होता है। इधर देख लो, जैसे ट्रॉपिकल रीजन हो गया। अब ट्रॉपिकल रीजन से क्या हो रहा है, ट्रॉपिकल रीजन से मूव कर रहे हैं किधर, पोल की तरफ। मूवमेंट क्या है, पोल की, अपर एयर सर्कुलेशन मूवमेंट है पोल की तरफ, ठीक है। और इनका अपर एयर जो वेस्टर्लीज है, इनका मूवमेंट है पोल की तरफ, ठीक है। और वेस्टर्न साइड से जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, तो वेस्टर्लीज का मतलब होता है वेस्ट साइड से जो एयर आ रहा है उसको वेस्टर्लीज बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ पैटर्न फॉर्म करते हैं। तो ये आपका एयर प्रेशर को शो करता है, ये आपका साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हो गया, ये अपर एयर सर्कुलेशन है, और ये आपका वेदरिंग जो वेस्टर्लीज है उसको शो कर रहा है। Air moved from the high pressure area to the southern Indian Ocean in the southeasterly directions, crosses the equator and turns right
टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अच्छा, होता क्या है, जैसे मॉनसून साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की बात करते हैं तो यही मेन फैक्टर्स होते हैं इंडिया में रेनफॉल के। समर सीजन में क्या होता है कि स्पेशली जो हाई माउंटेन्स है या प्लेट्यू रीजन है, तिब्बतियन प्लेट्यू की बात करते हैं तो गर्म हो जाती है यहाँ की हवाएं और ऊपर उठ जाती है और बल्क में काफी बड़े एरिया पे यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। और जो हाई प्रेशर जनरेट होता है मैडागास्कर आइलैंड के आसपास जो अफ्रीका के में है, तो वहां से हाई प्रेशर विंड जो है काफी फास्ट मूव करते हैं और इस रीजन में जो लो प्रेशर जनरेट हो जाता है तिब्बतियन प्लेट्यू के आसपास उसको फुलफिल करने के लिए, और अपने साथ लॉट ऑफ वाटर कैरी करके लाती हैं और इसी से होता है इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है वो एक मानसून विंड से होता है और मानसून विंड है आपकी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ठीक है, और एक क्यों आते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का मूवमेंट होता है, इंडिया में लो प्रेशर हो जाता है, समर सीजन खत्म होता है और यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाती है इवेपोरेट होकर के, तो वहां से कोल्ड रीजन से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स का मूवमेंट होता है। काफी अच्छा सा एक टॉपिक है जेट स्ट्रीम्स, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। जेट स्ट्रीम्स मतलब क्या हो, जेट का मतलब फास्ट, काफी फास्ट, और स्ट्रीम्स का मतलब रिवर। तो ये होता क्या है, एक पार्टिकुलर हाइट पे जाकर के अप्रोक्स 12,000 मीटर हाइट पे जाकर के तेज बहती हुई हवाओं का एक रिवर्स टाइप का फ्लो होता है, इसको हम लोग जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। जेट स्ट्रीम्स आर फास्ट फ्लोइंग नैरो मिंटरिंग एयर करंट्स इन द एटमॉस्फेयर। अच्छा, मिंटरिंग्स का मतलब क्या होता है, अच्छा मेंजर्स हम लोग पढ़े हैं, इस तरह के बहुत ज्यादा शार्प टर्न जो होते हैं वो मेंजर्स को शो करते हैं, बहुत ज्यादा इस तरह के टर्न, तो इस तरह के टर्न करते हुए मूव करते हुए एयर जाती है। इसमें एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, ये आइसो बार के पैरेलल मूव करते हैं। ठीक है, ये किसके पैरेलल मूव करते हैं, जो आइसो बार्स होते हैं आइसो बार के पैरेलल मूव करते हैं। आइसो बार किसको कहेंगे, आइसो बार का मतलब होता है, यहां देख लो, जैसे एक हो गया आपका हाई प्रेशर, ठीक है, और एक हो गया लो प्रेशर। तो जो मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट जो तो हॉरिजेंटली होता है, ये आइसो बार के पैरेलल मूव करते हैं। जेट स्ट्रीम में जो हवाएं हैं ये इस तरह से मूव ना करके आइसो बार के पैरेलल मूव करते, कोरेलिस जो फोर्सेस होते हैं उसके कारण। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स का मतलब स्ट्रीम्स यानी कि रिवर्स टाइप का होता है, बल्क में एयर मूव करते हैं काफी ज्यादा हाइट पे, और ये वेस्टर्लीज होते हैं। वेस्टर्लीज में तो वेस्ट डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ फ्लो करते हैं, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर में एक सारी घटनाएं होती है जेट स्ट्रीम्स वाले। जेट स्ट्रीम्स आर बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड दैट जनरली ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ये पूरे ग्लोब में मेंजर्स वाली शेप क्रिएट करते हैं और वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। द इम्पैक्ट वेदर, एयर ट्रेवल एंड मेनी अदर थिंग्स दैट टेक प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर। और इसके अलावा बहुत सारी चेंजेस भी होते हैं इसमें। और एक चीज क्या होता है कि कोल्ड एयर का हॉट एयर के साथ मिक्सर्स होता है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम जो होता है ये तो आपके अर्थ सरफेस पे होता नहीं, अर्थ सरफेस से काफी ज्यादा हाइट पे होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग फॉर्म में। जब कोल्ड विंड हॉट विंड के साथ मिक्स करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसका इंपैक्ट टेम्परेचर पे देखने को मिलता है। एक और रीजन होता है, ये जेट स्ट्रीम्स जो है इतनी ज्यादा हाइट पे इतना फास्ट कैसे फ्लो कर लेती है। तो एक बात हम समझ लेते हैं कि अर्थ सरफेस पे क्या होता है कि एयर का जो टेम्परेचर रहता है, डेंसिटी रहता है, ज्यादा रहता है, ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत सारे हैं। लेकिन हम अगर बहुत ज्यादा हाइट पे जाएंगे, जैसे 3 to 4 किलोमीटर ही हाइट पे चले जाएंगे, तो वहां पर एयर का फ्रिक्शन न के बराबर हो जाता है, एयर के अगेंस्ट लगने वाला फ्रिक्शन। और अगर यही 12,000 मीटर पे जाते हैं तो उससे बिकम फ्रिक्शन, और इसीलिए फास्ट मूव करते हैं जेट स्ट्रीम्स। वेस्ट विंड होते हैं जो वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, ये मिंडस वाला शेप क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा शार्प टर्न होता है इसका, और ये आइसोबार के पैरेलल रन करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होता है। इस तरह से इसका पार्ट 1 हम लोग कवर किए। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिना झिझक का कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जहां पे हम 24/7 अवेलेबल है, हमारी टीम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चैप्टर पढ़ने के बाद जो परफेक्शन आएगी वो आएगी आपकी प्रैक्टिस से। क्वेश्चन का प्रैक्टिस, क्विज का प्रैक्टिस, नोट्स एक बार पढ़ोगे वो कहाँ पे मिलेगा, सबको पता है कि वो हमारे जो प्ले स्टोर पे ऐप है आरकोड बाय एजुकेशन, वहां पर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग सारे जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स है वो मिल जाएगा। तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी धमाकेदार तरीके से।